तो शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो मैप दिख रहा होगा, तो ये कौन सा मैप है? ये है फिजिकल मैप। मैप दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है पॉलिटिकल। ये है फिजिकल मैप। क्यों? इसमें फिजिकल मैप में तुम लोग देख पाओगे कहाँ पर्वत है, पहाड़ है, ये देख पाओगे, समुंदर देख पाओगे, महासागर देख पाओगे, ये सब देख पाओगे, ओशियन देख पाओगे, कॉन्टिनेंट देख पाओगे, ये सब देख पाओगे। अगर मैं पॉलिटिकल मैप की बात करूँ, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा। जैसे इधर है, ये पॉलिटिकल मैप है, इसमें आपको सारा कंट्री दिखा रहा होगा। इधर जैसे लीबिया है, भूटान है, मंगोलिया है, रसिया, सारा कंट्री दिखा रहा है। ये पॉलिटिकल व्यू से, ये है पॉलिटिकल मैप। दूसरा है आपके पास फिजिकल मैप। समझ में आ गया? तो अब हम कल कहाँ तक पढ़े थे? हम पढ़े थे कि हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ लिए थे। तो हम पढ़े थे पृथ्वी जो है उसका शेप कैसा था? जियोइड। पृथ्वी का शेप था जियोइड। ठीक है। अब और क्या था उसमें? पृथ्वी का सब शेप जियोइड क्यों था? क्योंकि वो इस वाले एरिया में थोड़ा बल्ज हो गया है। इक्वेटोरियल वाला एरिया में थोड़ा बल्ज हो गया है, और पोल्स वाला एरिया में क्या हो गया? पोल्स वाला एरिया में वो थोड़ा फ्लैट हो गया है। इधर मत देखना, ये मैप है, ये पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इधर ऐसा रहता है। तो यहाँ पे हम एक पेज पर ले लिए हैं, तो ऐसा है, ऐसा पूरा फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है। तो आज हम ये देखेंगे कि कुछ टर्म्स हम देखेंगे जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम अभी देखेंगे कॉन्टिनेंट, आइलैंड, ये सब देखेंगे। ओशियन, सी, बे, गल्फ, ये किस किस को कहते हैं, ये सब देखेंगे। तो ये देखने से पहले मैं आपको एक आइलैंड वाले पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हो गया। लेफ्ट में जो देख रहे हैं हम, इसको हम क्या बोलेंगे? एक आइलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे। आइसलैंड नहीं, आइलैंड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइलैंड। तो आइलैंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एक लैंड, क्या है? एक लैंड जो चारों तरफ से पानी में कवर है। समझ गए? एक लैंड जो चारों तरफ से पानी में कवर है, उसको हम बोल दिए आइलैंड। अब ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत सारे लैंड हैं जो चारों तरफ से पानी में कवर कवर हुआ हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलेंगे हम आर्किपेलागो। समझ गए? क्या बोलेंगे इसको? आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या है? जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड, उसको बोल दिया हम आर्किपेलागो। समझ आया गया? तो अब अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, तो ये हो गया द्वीप। तो महाद्वीप
कॉन्टिनेंट को महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में ना। तो सिंपल से हम क्या सोचेंगे, एक बड़ा सा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ, ठीक है। एक बड़ा सा लैंड मास, एक लार्ज लैंड मास जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ। अगर हम मैप में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, किधर किधर बड़ा बड़ा लैंड मास दिख रहा है जो कि पानी में घिरा हुआ है। तो इधर देख लिए, ये एक बड़ा सा लैंड मास जो कि पानी में घिरा हुआ है। ये हो गया एक, ये हो गया एक, ठीक है। ये हो गया एक, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा है, लेकिन इसको हम दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए हैं। इधर से ये पूरा हो गया एशिया, ये वाला पोर्शन को हम बोल रहे हैं यूरोप। तो ऐसा क्या है, ऐसा ये है कि अगर हम देखा जाए तो कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन निकालने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे कुछ गलत निकल आता है। जैसे कि हम देखेंगे, ये भी एक बड़ा सा लैंडमास है जो कि पानी में घिरा हुआ है। ये इसको हम बोलते हैं आइलैंड, क्योंकि ये इसका पार्ट है जो कि बाद में टूट के बिखर गया है। अब यूरोप को देख लो, यूरोप और एशिया दोनों मिला हुआ है। ये चारों तरफ, यूरोप के चारों तरफ थोड़ी ना पानी है, वो तो लैंड से, एक साइड का लैंड से मिला हुआ है। तो ऐसे ऐसे एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक आइडिया लगाने के लिए एक बड़ा सा लैंड मास जो कि चारों ओर पानी में घिरा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोल दिए। तो अब और कौन सा लैंड मास दिखाई दे रहा है, इधर नीचे एक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ये हो गया अंटार्कटिका। अब हम याद कैसे रखेंगे, तो अब याद रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको याद हो जाए सारे कॉन्टिनेंट। तो ये हो गया एशिया, ठीक है, ध्यान रखना, लिख रहा हूँ जो, देखना। ये हो गया एशिया। एशिया के मैं साउथ में जाऊंगा, किधर जाऊंगा, साउथ में जाऊंगा। तो किधर होगा, इधर नीचे, साउथ में जाऊंगा तो क्या मिल गया, ऑस्ट्रेलिया। समझ गए, डायरेक्शन कल ही बताया था कि डायरेक्शन हम देखते हैं, ऊपर वाला है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। समझ गए। तो एशिया के मैं साउथ में गया तो कौन मिल गया, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की साउथ में जा रहा हूँ तो कौन मिल रहा है, अंटार्कटिका, ठीक है। अब एशिया के साउथ में आया, ऑस्ट्रेलिया मिल गया, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जा रहा हूँ, अंटार्कटिका मिल गया। अब अंटार्कटिका में मैं नॉर्थ में जाऊंगा तो कौन मिला, अफ्रीका, ठीक है। कौन मिल गया, अफ्रीका। अब ध्यान से देखो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। एशिया के साउथ में आया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के नॉर्थ में आया अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में आऊँगा यूरोप, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या हो गया, याद रखने के लिए 4A हो गया, 4A हो गया। पहला है एशिया, फिर साउथ में गया ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ में गया अंटार्कटिका, फिर नॉर्थ में आया अफ्रीका, 4A हो गया, ठीक है। उसके बाद हम गए यूरोप में, ठीक है, अफ्रीका के नॉर्थ में, यूरोप में। फिर हमारे पास आ जाएगा नासा, कौन आएगा, नासा। कैसे, अब यूरोप के वेस्ट में मैं जा रहा हूँ, किधर, वेस्ट में, वेस्ट में जा रहा हूँ तो किसको मिल रहा हूँ मैं, नॉर्थ अमेरिका, NASA, नासा, नॉर्थ अमेरिका।
साउथ में आ गया साउथ अमेरिका, याद रहेगा। अब हमारे पास और है यूरोप, नासा, याद रहेगा। एशिया, साउथ में ऑस्ट्रेलिया, साउथ में अंटार्कटिका, नॉर्थ में अफ्रीका, नॉर्थ में यूरोप, वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ में साउथ अमेरिका, याद रहेगा। अब हमको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर बोल दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ गया कि अफ्रीका की, मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि अफ्रीका अफ्रीका की जो ईस्ट में ईस्ट अफ्रीका की ईस्ट में ओशियन करंट अपवेलिंग होता है, ठीक है। अब ये इसका आंसर सोचना जरूरी नहीं है, ये समझो। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि अफ्रीका की ईस्ट में ओशियन करंट अपवेल होता है, तो हमें अगर ईस्ट वेस्ट पता नहीं है तो फिर हम कहाँ से पता चलेगा हमें, क्या क्या सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मतलब डायरेक्शन बहुत जरूरी है, कि अगर मैं बोलूँ अफ्रीका अफ्रीका की ईस्ट वाला पोर्शन कौन सा होगा, अफ्रीका के ईस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड का बात कर रहा हूँ, जो ओशियन है, इधर अपवेलिंग होता है, तो इस वाला पोर्शन में होता है। अब ये ध्यान में रखना है, इधर जो ओशियन है, इधर है इंडियन ओशियन, तो इधर जो ओशियन है, ओशियन का ये ईस्ट वाला साइड नहीं है, ओशियन का ये वेस्ट वाला साइड है। अब हमें पता ही नहीं है डायरेक्शन किधर क्या है, तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब मैं पढ़ा दिया, मान लीजिए कि अफ्रीका की ईस्ट वाले ओशियन, ईस्ट वाले साइड में ओशियन में अपवेलिंग होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि हाँ, ओशियन की ईस्ट वाले साइड में अपवेलिंग होता है, तो गलत हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब अच्छे से पता होना चाहिए कि अब ये ओशियन का ये वाला पार्ट हो जाएगा वेस्ट, लेकिन ये कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट हो जाएगा ईस्ट, समझिए। अब मैं बताऊं कि मान लीजिए कि एशिया एशिया के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो तुम फटाक से बोल दोगे एशिया के वेस्ट में हो गया हमारा यूरोप, समझिए। एशिया के वेस्ट में कौन आ जाएगा, यूरोप। अब मैं पूछूं कि एशिया के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो क्या बोलोगे, एशिया के ईस्ट में कौन आएगा, एशिया के ईस्ट में पृथ्वी गोल है ना, तो ये घूम के कौन आएगा, ये आएगा ना, समझ में नहीं आया। अब पृथ्वी तो गोल है, ऐसा थोड़ी ना हम ये मैप में दिखा रहे हैं, कागज में दिखा रहे हैं पृथ्वी को फ्लैट करके, लेकिन पृथ्वी तो गोल है। तो अब एशिया जो है, इधर जो एशिया है, तो इसके ईस्ट में कौन आएगा, ऐसे घूम के आएगा ना, घूम के, ये लो नॉर्थ अमेरिका, समझ में आएगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट में कौन आएगा, ये आ जाएगा साउथ अमेरिका, समझ गए। अब मैं पूछूंगा साउथ अमेरिका का वेस्ट में कौन है, तो कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा, ये घूम के आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वैसे नॉर्थ अमेरिका वेस्ट में कौन है, घूम के आएगा एशिया, समझ गए। अब ये देखो डायरेक्शन का कितना प्रायोरिटी है, कि अगर हमें पता ही नहीं है ईस्ट वेस्ट कहाँ है, मैं एशिया का ईस्ट में कौन है पूछ रहा हूँ,
हमें ध्यान ही नहीं है कौन है, हमें पता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे पता चलेगा? तो हमें डायरेक्शन में बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्शन हमें सब कुछ पता है तो हम फटाक से बता सकते हैं कौन किधर है। अब क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएगा आगे, हम पढ़ेंगे जब कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्ट वाला साइड में बाढ़ आ गया था, तो हमें डायरेक्शन ही पता नहीं है तो कहाँ से बताएंगे? अब हमें अगर डायरेक्शन पता है, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ इधर ऊपर है, ठीक है। ईस्ट किधर है, ईस्ट इधर है, इधर है। तो अब नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में, नॉर्थ ईस्ट वाला साइड मतलब ये वाला साइड, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे बाढ़ आ गया, तो हमें आइडिया लग गया कि किधर बाढ़ आया है। अब ज्योग्राफी में हम हर कुछ, कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब कहाँ से सुनामी आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन का क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो ये है, डायरेक्शन हमें समझ में आ गया। अब हम देखिए ओशियन। तो ओशियन देखो, ये हो गया एशिया, एशिया का ईस्ट में देख लो। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में देख लो, दिख रहा है कुछ? ओशियन एक दिख रहा है, महासागर। तो ये हो गया पैसिफिक ओशन और पैसिफिक। अब ये देख लो, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में देख लो, साउथ अमेरिका के वेस्ट में देख लो, ये वाला पोर्शन भी पैसिफिक, ठीक है। अब ये पृथ्वी गोल है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो कौन कौन सा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन चारों के बीच में कौन आ रहा है? पैसिफिक ओशन। क्यों? पृथ्वी गोल है, अब गोलाकार है तो ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि एशिया का ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट में वही चीज नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट में, साउथ अमेरिका का वेस्ट में रहेगा। तो ये पैसिफिक ओशन जो रहेगा वो कौन सा शेप का रहेगा? ओ शेप का ओशन, जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक। समझ गए? ये हो गया पहला ओशन। अब दूसरा देखेंगे। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, साउथ अमेरिका का ईस्ट में, इधर यूरोप के वेस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट में, कुछ दिख रहा है ऐसा, एस शेप जैसा? ये है अटलांटिक ओशन। कौन सा? अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। अब एस शेप वाला ओशन एक आ गया, उसको हम बोले अटलांटिक, ठीक है। अब इसको बोले हम अटलांटिक ओशन, ये हो गया एस शेप, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में है? यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का ईस्ट में। समझ गए? अब देखो, इधर एक क्वेश्चन दिख रहा है हमें, एम शेप का, या फिर ट्राइंगुलर शेप का भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है अफ्रीका की ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट में बोल सकते हैं, और एशिया का साउथ में। तो ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, इकलौता ओशियन जो कि एक कंट्री के नाम पर नेम्ड है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? इंडियन ओशन। कौन सा से थर्ड में आ गया? कौन सा? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। तो ये हो गया एम शेप या फिर ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। अब देखो इन चारों की, साउथ अमेरिका का साउथ में देख लो, अफ्रीका के साउथ में देख लो, अब ऑस्ट्रेलिया की साउथ में देख, क्वेश्चन तो है। तो इसको बोल दिया हम
सदर्न ओशन, क्या बोल दिया? सदर्न ओशन, सबके साउथ में सदर्न ओशन, अंटार्कटिका की नॉर्थ में हो गया। ठीक है, अब ये हो गया सदर्न ओशन। ठीक है, अब चौथा हमारा आ गया ठीक है, चौथा हमारा हो गया सदर्न ओशन। अब ये देखो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, उसके नॉर्थ में देख लो, यूरोप की नॉर्थ में देख लो, एशिया के नॉर्थ में देख लो, ये एक आर्क जैसा शेप वाला ओशियन बन जा रहा है। इसको हम बोल दिए आर्कटिक ओशन। क्या बोल दिए? आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। ठीक है, और ये हो गया हमारा पांचवा ओशन। आर्कटिक ओशन। ठीक है, और ये अगर हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सेम ही है। पहला आ जाएगा पैसिफिक, फिर आ जाएगा अटलांटिक, फिर आ जाएगा इंडियन, फिर आ जाएगा सदर्न, फिर आएगा आर्कटिक। ठीक है, हमें हम अब हम ओशियन पता चल गया। अब हम देखेंगे एक चीज, इससे पहले मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें ओशियन पता चल गया। अब हम देखेंगे कि सी क्या है, बे क्या है, गोल्फ क्या है। ओशियन तो था, तो सी बे गोल्फ इन सब का जरूरत क्या था? अब देखो, कहीं पर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अरेबियन सी। ठीक है, इधर लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गल्फ ऑफ मोरक्को। ठीक है, और ये सी की जरूरत क्या है? अब देखो, अब हम जब पैसिफिक ओशन की बात कर रहे थे, तो ये हम बता रहे थे कि एशिया ऑस्ट्रेलिया इनका ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इनका वेस्ट में। अब हम, अगर मैं बोलूँगा कि मान लीजिए कोई बंदा है गोलू, ठीक है, गोलू नाम की एक व्यक्ति है जो कि पैसिफिक ओशन में खो गया है, पैसिफिक ओशन में कहीं पे है। तो ये तो हमें पता है कि पैसिफिक ओशन में है, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ पर है। तो कहीं पे भी हो सकता है, पैसिफिक ओशन इतना फैला हुआ है, इतना बड़ा है महासागर, तो कहीं भी हो सकता है। या तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ऑस्ट्रेलिया के पास है या फिर एशिया के पास है, कहीं भी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा है कि पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए, आसान बनाने के लिए चीज़ों को, हम सीज को दिखाया है, गोल्फ को दिखाया है, बे को दिखाया है। क्यों? जैसे सीज को अगर देखेंगे आरबीएन सी, तो अगर हम बोलेंगे कि गोलू आरबीएन सी में है, एक बोट आरबीएन सी में है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इंडिया और ये अरब के आसपास एरिया में है, इधर वाला रीजन में है। तो एक पर्टिकुलर रीजन आ जाता है। तो मैं मान लेके बोल रहा हूँ कि इस गोल्फ में है, गोल्फ ऑफ मोराको में है कोई बोट, तो हमें पता है हाँ मेक्सिको के पास में ही है। समझ गए? तो चीज़ ये है कि हम जब ओशियन की बात करते हैं, ओशियन कंटिनेंट को दिखाता है, और हम जब सीज की बात करते हैं, सीज कोई कंट्री के साथ दिखाता है, छोटा रीजन, मतलब डिटेल में दिखाने के लिए सीज आता है। सीज छोटा वाला रीजन को दिखाता है। ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि सागर, महासागर, महासागर बड़ा है, सीज छोटा है, वो तो समझ गए हम। लेकिन बात यह है कि ओशियन कॉन्टिनेंट के साथ अटैच होता है क्या? अगर हम ओशियन की बात कर रहे हैं कि हाँ एक बोट ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में खो गया, तो हमें आइडिया आ रहा है कि हाँ इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है। ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि मैं बोलूंगा कि गोलू पैसिफिक ओशन में है, तो अगर कोई बोला जाए हाँ अफ्रीका में पहुंच जाएगा ना,
तो अफ्रीका में कैसे पहुंचेगा? अभी ये पैसिफिक ओशन में है, तो ये अगर कौन सा बॉर्डर पे अटैच है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन चारों के बीच में आएगा। वहां से अफ्रीका कहाँ से आएगा, समझ गए? तो अब जब हम सीज की बात करते हैं, सागर की बात करते हैं, ये पूरे डिटेल में आ जाता है, जैसे कि एक कंट्री में आ जाता है। अरबियन सी हो गया, कोई सा भी सी ले लो, तो दिखा देता है एक कंट्री, एक रीजन की बात कर देता है। और जब हम ओशन की बात करते हैं, वो कॉन्टिनेंट की बात करता है। अब हम ये समझेंगे कि बे क्या है, गल्फ क्या है। जैसे कि गल्फ ऑफ मोरक्को है, ठीक है, इधर है गल्फ ऑफ मोरक्को, ठीक है। इधर हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर हम देखेंगे, इधर एक गल्फ है, ठीक है, हडसन बे। तो ये सब चीजें है क्या? अब हम बात करेंगे बे और गल्फ की। अब हमें मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ तुम्हें। अब ये देखो, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये कुछ ऐसे कर्व वाला पार्ट में दिख रहा है हर जगह। तो ये जो कर्व नेचर है, ये बना कैसे एक्चुअली? ये इरोजन होके बना। इधर जो वी रॉक्स था, उसका इरोजन होके धीरे धीरे ये जो समुद्र का पानी था अंदर घुस गया। ऐसे जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम, कर्व वाला स्ट्रक्चर, सी शेप स्ट्रक्चर, इसको हम नाम दे दिए बे गॉल्फ। बे गॉल्फ, ठीक है। और वाइट, तो ये तीनों सेम चीज ही है। ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, और छोटा में, मतलब सीध से छोटा है। लेकिन इसका क्या है, बे का बे का मतलब ये है, जैसे कि बे का जो ओपनिंग होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला है ओपनिंग उसका, कौन सा, ये वाला पार्ट। ये जो ओपनिंग है बे का, थोड़ा सा छोटा रहता है, ऐसे सी शेप का रहता है सारे चीज। और गोल्फ का ओपनिंग थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, ये हो गया गोल्फ। और सबसे बड़ा रहता है बाइट, ये हो गया बाइट, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर ये किस लिए बना है? ये इरोजन होके बना है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, वो सी स्टेप शेप स्ट्रक्चर, इसको सब तीनों सेम ही है। बस इसका ओपनिंग के हिसाब से हम बोलते हैं बे, गोल्फ, वाइट, ये सब है। इधर भी देख लो, इसको हम बोलेंगे, इसको एक बे बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको एक गोल्फ बोल सकते हैं, ठीक है। और वाइट थोड़ा सा और बड़ा होता है, ऐसे ओपनिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। क्लियर है? चीजें क्लियर हो गया? तो ये जितना हम देख रहे हैं, ये सी से स्ट्रक्चर जहां पर दिख रहा है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ये सब को हम बोल दिए बे, गोल्फ, ये सब जितने भी है, आगे हम पढ़ेंगे। गोल्फ ऑफ मोराको हो गया, हडसन्स बे हो गया, ठीक है। अब हम और एक चीज देखेंगे, स्ट्रेट और इस्थमस, ठीक है। स्ट्रेट और इस्थमस देखेंगे। तो स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट है जल संधि। जल संधि मतलब जैसे आप देख पा रहे हो कि इधर दो वाटर बॉडी कनेक्ट हो रहा है, टू वाटर बॉडीज आर कनेक्ट टू ईच अदर। तो ये कनेक्ट होने के लिए और क्या हो रहा है, साथ साथ में दो लैंड मास अलग हो रहा है, दैट सेपरेट्स टू लैंड मास। अब दो लैंड मास को अलग कर रहा है, और दो वाटर बॉडी कनेक्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं हम जल संधि हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। समझ गए? तो जहां पर वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हम बोल दिए स्ट्रेट। और जहां पर
वाटर बॉडी कनेक्ट होने के लिए तो लैंड मास को अलग होना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज है इस्थिमस। इस्थिमस क्या है? जैसे ये हो पाया है तो वैसे दो लैंड मास भी कनेक्ट हो सकते हैं, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करके। ये हो गया वाटर, दोनों को अलग कर रहा है, देख रहे हो ना। ये वाला पिक्चर एक्चुअली है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का, ठीक है। दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एक इस्थिमस के हेल्प से। तो ये है, तो दो वाटर बॉडी अलग हो रहे हैं और दो लैंडमास कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं जल डमरू, ठीक है। दो लैंडमास कनेक्ट हो रहे हैं दो वाटर बॉडीज को अलग करके, इसको हम बोल दिए इस्थमस, इसको हम बोल दिए स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट क्या है? दो वाटर बॉडी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इस्थमस क्या है? दो लैंडमास कनेक्ट हो रहे हैं। समझिए, क्लियर है। अब हम इधर मैप में दिखाता हूँ कहाँ पर। इधर भी एक है हमारा इंडिया और श्रीलंका में एक स्टेट है, ठीक है। इधर एक इस्थमस है, ये वाला पिक्चर हम देख रहे थे, ठीक है। इधर भी एक छोटा सा यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसको बोलते हैं, जिब्राल्टर, ठीक है। तो स्ट्रेट मतलब हम समझ गए दो वाटर बॉडी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? दो वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इधर है लैंड, इधर है लैंड, ये है वाटर। लैंड को अलग कर रहे हैं, वाटर कनेक्ट हो रहे हैं, ये हो गया स्ट्रेट। इस्थिमस क्या है? इस्थिमस है दो लैंड मास कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दो लैंड मास कनेक्ट हो रहे हैं, ये है वाटर, वाटर को सेपरेट कर रहे हैं, ये है लैंड, ठीक है। समझ गए, क्लियर है। अब हमें पूरा आइडिया आ गया कि कौन क्या है, कहाँ पर कंटिनेंट है, क्या है क्या नहीं है। अब हमें पढ़ेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो एक बात बताओ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जरूरत क्यों हुआ? अगर मैं एक पेज ले लूं, ठीक है, ये ले लिया मैं एक पेज। अब मैं बोला कि एक गोलू नाम का व्यक्ति है। कौन है? गोलू है, जो कि यहाँ पर बैठा है, ठीक है। कहाँ पर बैठा है? ये ले लो दूसरा कलर। गोलू नाम का व्यक्ति है जो कि यहाँ पर बैठा है। तो तुम मुझे बता सकते हो गोलू कहाँ पर बैठा है? नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि यह है कि तुम बता सकते तो ऐसे बोलोगे कि हाँ गोलू वहां पर बैठा है। वहां पर मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हमें उसके लिए कुछ रेफरेंस चाहिए होगा। अब मान लीजिए कि मैं कुछ रेफरेंस दे दिया तुमको, ठीक है। इसका नाम दे दिया ABCDE, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ कि गोलू कहाँ पर बैठा है। तुम बोलोगे कि गोलू सी पर बैठा है, गोलू बैठा है सी पर। अब मैं गया
इधर ढूंढ रहा हूँ गोलू को। गोलू किधर है? गोलू तो है नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं ढूंढ रहा हूँ गोलू को। गोलू तो है नहीं, ये भी तो सी है ना। इधर तो गोलू नहीं है। इधर भी नहीं है। इधर भी नहीं है। इधर भी नहीं है। तो मुझे क्लैरिटी के साथ मिल नहीं रहा है कि गोलू किधर है। तो इसके लिए हम और भी लाइन चाहिए होगा, ऐसे वर्टिकल वाला। हॉरिजेंटल वाला लाइन तो हम खींच लिए। अब मेरे को एग्जैक्ट चीज के लिए अब मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए। अगर अब मैं वर्टिकल लाइन बना दूं कि ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नाम ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि गोलू किधर है। तुम लोग फटाक से बताओगे कि गोलू C5 पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि एक बंदा है एक्स, जो कि A3 पे बैठा हुआ है। तो तुम लोग लोकेशन मेरे को बता दोगे तुरंत। क्यों? A3, ये ले लो, ये हो गया 3, इधर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वैसे अगर हमें बताना है कि चक्रवात कहाँ आ रहा है, साइक्लोन कहाँ आ रहा है, क्लाउड्स कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, किधर माउंटेन्स फॉर्मेशन होगा, किधर भूकंप आएगा, किधर वल्कनो रेज होगा, किधर क्या होगा, या फिर अफ्रीका की लोकेशन बताओ। अफ्रीका में एक बंदा बैठा हुआ है, मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं और पे। तो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हमें मैप में कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे हम बता सकते कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जरूरत हुआ। ये जो लाइंस दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो लाइंस खिंचा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन जितना है, ये सब लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है। ये जो वर्टिकल वाला लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये सब क्या है? लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, हमें समझ में आ गया कि क्यों हमें चाहिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या चीज? अब ध्यान से समझो कि मान लो पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड है क्या चीज? अब ये देखो, लैटिट्यूड एक एंगल है जो कि अर्थ की सेंटर से कहा, जो कि अर्थ की सेंटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठीक है, लैटिट्यूड एक एंगल है जो कि अर्थ की सेंटर से नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ली गई है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए कि मैं पृथ्वी बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा आधा पृथ्वी, बीच में से मैं काट दिया हूँ। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी का सेंटर। ठीक है, इधर हमारा इक्वेटोरियल लाइन हम खींच रखे हैं। ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, अर्थ की सेंटर से उसको मान लिया मैं 0 डिग्री।
कौन सा? जो इक्वेटोरियल लाइन है उसको मान लिया मैं 0 डिग्री, कहाँ से? अर्थ के सेंटर से। अब अर्थ के सेंटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मुझे क्या करना है? एंगल लेना है। तो मान लीजिए कि मैं एंगल लिया इधर से, इधर मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल लिया। कितना का? 30 डिग्री का। तो ये हो गया, लाइन खींच दिया 30 डिग्री वाला अर्थ की सरफेस पे। अब मैं मान लीजिए कि 60 डिग्री पे एक लाइन लिया। ठीक है, ये कोण मैं बना रहा हूँ किधर से? अर्थ की सेंटर से। ये है अर्थ की सेंटर। ठीक है, ये हो गया अर्थ की सेंटर। ये हो गया मेरा 0 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया 30 डिग्री। मैं कोण बना रहा हूँ किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, कोण बना रहा हूँ। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री। ऐसे होते होते मैं आ जाऊंगा 90 डिग्री पे। ठीक है, समझ गए? अब ये जो कोण है अर्थ के सेंटर से, ऐसे भी इधर भी हो जाएगा। किधर? साउथ में भी हो जाएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये साउथ में भी हो जाएगा। तो अब ये जो एंगल बन रहा है, ये जो 30 डिग्री का एंगल बना, इधर से मैं एक लाइन खींच लिया पूरे पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी गोल है तो ये पूरा लाइन ऐसे आएगा कवर करके पृथ्वी को। समझ गए या नहीं समझे? ऐसे पूरे चारों तरफ आएगा ना। ठीक है, अब ये 60 डिग्री पर भी वैसे चारों तरफ आ रहा है पृथ्वी का। हर जगह एक एक डिग्री पे अगर मैं एंगल ले रहा हूँ तो ऐसे पूरा घूम के आ रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। तब 90 डिग्री तक मैं क्यों लिया? ठीक है, अब मैं 90 डिग्री तक क्यों लिया? अब मान लीजिए कि मैं 90 से तो ज्यादा ले सकता था ना। अब मान लीजिए मैं 110 डिग्री लूंगा इधर से, तो फायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब ये वाला जो रेखा हर डिग्री घूम के आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं पे तो आ जाएगा, तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। समझ गए? तो ये 90 डिग्री तक ही रहेगा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड 90 डिग्री तक ही हम लेंगे। किधर किधर? नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। जैसे 30 डिग्री लिए, 30 डिग्री नॉर्थ, वैसे होगा इधर 30 डिग्री साउथ। समझ गए? ये क्लियर है? लैटिट्यूड एक एंगल है जो कि, ये ले लो, अर्थ को हम कट कर लिए अच्छे से समझने के लिए। ये हो गया। ठीक है, अब हम ठीक है, ये हो गया। अर्थ को हम कट कर लिए। अब इधर हो गया इसका सेंटर। कहाँ पर? इधर सेंटर से ये वाला जो लाइन है, इधर जो कोण है 0 डिग्री, इसको हम ले लिए किस पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ले लिए 0 डिग्री। ये है इक्वेटर। समझ गए? इक्वेटर पे ले लिए 0 डिग्री। अब मैं एंगल ले रहा हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके लेते जाऊंगा। ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। समझ गए? तो हर एक डिग्री पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसको हम बोलेंगे लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, ये पूरे आर्क की चारों तरफ घूमते हुए आएगा। तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा 90 के बाद एंगल लेने की जरूरत ही ना पड़ी, क्योंकि ये पूरा घूम के आएगा ऐसे।
अर्थ गोल है ना, ये पूरा घूम के आएगा। तो इधर अगर मैं 130 डिग्री भी ले रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं पे आ जाएगा इसके साथ। तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ा लाइन की। हमें मेन फोकस क्या है कि पृथ्वी के ऊपर हमें लाइंस चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बता सकते हैं, जैसे हम गोलू को ढूंढ रहे थे ना, मान लीजिए कि गोलू इधर बैठा है, तो हमें बताने के लिए, हमें रेफरेंस के लिए, ये तो इमेजिनरी लाइन है, सब कुछ एंगल भी इमेजिनरी हम ले रखे हैं, सब कुछ बस मैप में बना रखे हैं हमारा आइडिया के लिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है बताने के लिए। अब मैं बता दिया गोलू इधर बैठा हुआ है, तो गोलू कहाँ पर बैठा हुआ है वो जानने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, उसके लिए हम लाइन ले रहे हैं। तो लाइन कहाँ से लेते हैं? तो हम इधर ले लिए लाइन कहाँ से कि अर्थ की सेंटर से लिए हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ले रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूडनल लाइन क्या है? लेटीट्यूड, ध्यान रखना, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड एक एंगल है, ठीक है। लेटीट्यूडनल लाइन अलग है। लेटीट्यूडनल लाइन क्या है? ये अलग है। ये क्या है? ये जो एंगल से हम लाइन ड्रॉ किए पृथ्वी के चारों तरफ, ये है लैटिट्यूडिनल लाइन। समझ गए? क्लियर है? अब हम इसको समझते हैं कि ये हम 90 डिग्री तक लिए। अब बताओ कि अब मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ पृथ्वी के चारों तरफ। ये हो गया बीच वाला, मान लो, ठीक है। ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे नॉर्थ में जा रहा हूँ, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे होते होते 90 डिग्री पे आऊंगा। तो 90 डिग्री यहाँ जब सेंटर से, ये सेंटर से ये था अर्थ का 0 डिग्री एंगल, ऐसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, अब सेंटर ये अब 90 डिग्री हो रहा है। अब 90 डिग्री पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ये तो एक पॉइंट आ गया है ना। लाइन कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा? ये अगर नॉर्थ में ऐसा है, साउथ में भी वैसा है, 90 डिग्री पे मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हमारे इधर अगर हम कैलकुलेट करेंगे लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, लैटिट्यूड मतलब एंगल, एंगल कितना हो जाएगा? 1 से 90 हो गया नॉर्थ, तो कितना हो गया? 90। 1 से 90 हो गया साउथ, ये भी हो गया 90। अब एक 0 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया एक, कितना हो जाएगा टोटल? 181। अब लैटिट्यूडनल लाइन की अगर बात करें, हर एक डिग्री पे एक एक लाइन हम बना रहे हैं, लेकिन दो जगह पे हम लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। कहाँ पे? नॉर्थ पे और साउथ पे। ये क्या है? पोल से, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, जहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है वहां पर हम लाइंस ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अगर मैं पूछूंगा लैटिट्यूडनल लाइन कितना है, दो माइनस कर देंगे हम इससे, 179। क्लियर है? ये समझ में नहीं है? अब हम देख रहे हैं कि लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड एक ये है कि हम पृथ्वी के सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर ये है, हम 0 डिग्री ले लिए इक्वेटर को, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम 0 डिग्री ले लिए, तो इधर से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कुछ एंगल लिए, जो एंगल पे हम लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं। किस लिए? पृथ्वी के चारों तरफ लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हम लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिए। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर मैं लिखूं, अब हम मैप पे देखेंगे, ठीक है। अगर अब हम मैप पे देखेंगे कि मान लीजिए ये मैप है, तो मैं अगर बोलूं कि अब गोलू, गोलू अब बैठा हुआ है 60 डिग्री नॉर्थ पे, तो अब हमें एटलीस्ट ये तो पता चला
कि 60 डिग्री ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, 0 डिग्री इधर लिखा हुआ है, हर मैप में लिखा रहता है, ये 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर मैं बोलूँ कि गोलू 60 डिग्री नॉर्थ में बैठा हुआ है, ये है 0 डिग्री। अब इधर ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं पे, ये 15 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री मान ले कि इधर है कहीं पे। तो इस वाला लाइन पे अब हम प्रॉपरली बता नहीं पाए कि गोलू किधर है, क्योंकि उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि गोलू 60 डिग्री नॉर्थ है, मतलब इधर कहीं पे होगा, और नॉर्थ साउथ डिरेक्शन हर जगह आ रहा है, ठीक है। इसलिए डिरेक्शन बहुत जरूरी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मैं नॉर्थ बोल रहा हूँ तो तुम इधर बोलोगे कि 60 डिग्री इधर है, समझ गए। तो नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ में कहीं पे बैठा हुआ है, तो हमें इतना आइडिया लग गया कि गोलू कहाँ पे बैठा हुआ है, इस साइड में कहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमें एक बात तो समझ में आ गया, कितना लाइन से समझ में आ गया। अब हमें ये पता करना है, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो लाइंस है पृथ्वी के, लैटिट्यूडनल लाइंस है, ये सारे एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। एक दूसरे से सारे पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है, और इनके बीच में एक दूसरे से बीच में डिस्टेंस है, मान लें कि ये दोनों लैटिट्यूडनल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगर एक एक डिग्री पे हम लैटिट्यूड बनाए हैं, एक एक डिग्री पे अगर हम बनाए हैं, तो फिर ये वाला बात भी अगर एक एक डिग्री पे हम बना रहे हैं तब, वैसे तो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 15.5 डिग्री, 15.6 डिग्री, पॉइंट में भी आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो ऐसे तो लाखों करोड़ों बन जाएगा, इन्फिनिट बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक एक डिग्री पे ले रहे हैं, तो एक एक डिग्री पे ये है इसका सीन, और एक एक डिग्री पे जो लैटिट्यूडनल लाइंस है उनके बीच में डिस्टेंस है कितना, 111 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं लैटिट्यूडनल लाइंस बना रहा हूँ, तो सबसे बड़ा वाला लाइन कौन सा बनेगा, सबसे बड़ा वाला लाइन इक्वेटर ही बनेगा। क्यों, इक्वेटर पे तो बल्जी नेचर है, तो इक्वेटर है द ग्रेट सर्कल। लैटिट्यूडनल लाइन में ग्रेट सर्कल कौन है, इक्वेटर, समझ गए, इक्वेटर। और लैटिट्यूडनल लाइंस पैरेलल है, ये समझ गए। ग्रेट सर्कल सबसे बड़ा कौन है, इक्वेटर। और ये इक्वेटोरियल लाइन, लैटिट्यूडनल लाइंस डिक्रीज टुवर्ड्स पोल, डिक्रीज टुवर्ड्स पोल, पोल की ओर डिक्रीज हो रहा है साइज इसका। अब इक्वेटर में जितना बड़ा होगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा, वैसे वैसे घटते 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 इक्वेटर में, पोल्स में एकदम पॉइंट बन गया, समझिए। तो इसका हम पॉइंट अगर लिख दें, ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं हम क्या क्या सीखे। तो लैटिट्यूड एक एंगल है जो कि अर्थ के सेंटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ले जाता है, ठीक है। अर्थ की सेंटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लेते हैं। अब हम ये सीखे
कि लैटिट्यूडनल लाइन क्या है? लाइन जो एंगल पे, लैटिट्यूड पे हम लाइंस ड्रॉ किए पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, तो लाइंस ड्रॉ किए पृथ्वी के चारों तरफ, उसको हम बोले लैटिट्यूडनल लाइंस। अब ये कितना है? ये है, अगर एक एक डिग्री पे हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 181। नॉर्थ की 90, साउथ की 90, नॉर्थ की 90, साउथ की 90 प्लस जीरो, जीरो हो जाएगा एक, ठीक है, 181। गलत बोले, ये है लैटिट्यूड, नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ये एंगल्स है। लैटिट्यूडनल लाइन की अगर बात करें, ये नहीं है, ये एंगल्स है। लैटिट्यूडनल लाइन की अगर बात करें, इससे दो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पोल्स में हम लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाए, पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे हम लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाए 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा 179। और लैटिट्यूडनल लाइन पैरेलल लाइन होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, और लाइंस के बीच में, दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर, ठीक है। ग्रेट सर्कल कौन है, सबसे बड़ा कौन है? इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और लैटिट्यूडनल लाइन डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स। समझ में आया? क्लियर है?